आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस जो री एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम है ना, होने जा रहा है। उसमें हिंदी की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है आपके सिलेक्शन में, जिसमें लगभग 37 प्रश्न आपके आते हैं। उन्हीं प्रश्नों में प्रत्येक टॉपिक से हमने प्रश्न रखे हैं। एक मॉडल पेपर के रूप में आप इसको देख सकते हैं, टेस्ट के रूप में देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि आपकी तैयारी, कल आपकी परीक्षा है, कुछ लोग अपने गंतव्य स्थान पर जहाँ पहुँचना है वहाँ के लिए निकल चुके होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको कहीं भी गाड़ी में देख सकते हैं और अपना टेस्ट ले सकते हैं कि आपका कैसा क्या एग्ज़ाम है। सिर्फ हमारा ये आपको सिर्फ इसको उद्देश्य कराने का ये है कि आपको प्रत्येक टॉपिक से एक बार जोड़ दिया जाए। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा आपको बताना है, कौन सा सही है। दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अकल की दुम, आबनूस का कुंदा। तो इसमें सही विकल्प आप चुनिएगा, कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही विकल्प है कपटी मित्र के लिए सही है आस्तीन का सांप। इसका जो सही अर्थ है मुहावरे का वो क्या होगा, आस्तीन का सांप होगा। अगर हम बात करें दांत काटी रोटी, तो अगर इस मुहावरे के अर्थ की बात करें तो होता है गहरी मित्रता। क्या होता है बच्चा, दांत काटी रोटी का अर्थ होता है गहरी मित्रता। अगर हम इसकी बात करें अकल की दुम, तो अकल की दुम को क्या कहते हैं अर्थ में अगर देखें इसका, तो स्वयं को बुद्धिमान समझने वाला। अगर हम बात करें आबनूस का कुंदा, अगर इसके अर्थ की बात करें तो अत्यधिक काला व्यक्ति। इसका अर्थ होता है अत्यधिक काला व्यक्ति। देखो अभी आप देख रहे होंगे, आपसे प्रश्न हमने एक किया लेकिन आपको 4 के मुहावरों का अर्थ आपको पता चल गया। इसीलिए ये प्रैक्टिस पेपर लगाए जाते हैं, पर इसको ध्यान से आपको सुनना होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अगर इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं या किसी अन्य भी टॉपिक की पीडीएफ चाहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको हैंड राइटिंग बेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो इसके सैंपल मैं ये यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा। एक बार आप अवश्य टेलीग्राम पर जाएँ, वहाँ पे नोट्सों की 2-4 मैंने नोट्स डाल रखे हैं हैंड राइटिंग, उनका आप एक बार विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, इंद्रियों को जीतने वाले, देखो ये शब्द वाक्य है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए आपको एक शब्द बताना है। ये पूरा वाक्य, इसके लिए आपको इस पूरे वाक्य के लिए एक उचित शब्द बताना है। उस उचित शब्द को हम दूरदर्शी कहेंगे, दत्त चित्र कहेंगे, कुशाग्र बुद्धि कहेंगे या जितेंद्रिय कहेंगे। आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इंद्रियों को जीतने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, जितेंद्रिय। जिसने क्या है अपनी इंद्रियों को जीत लिया उसको क्या कहेंगे, जितेंद्रिय। अगर हम बात करें दूरदर्शी की, तो दूरदर्शी को हम क्या कहेंगे, अगर पूरे वाक्य के रूप में बात करें तो इसको हम कहते हैं बहुत दूर की बात पहले से ही सोच लेने वाला। अगर हम बात करें दत्त चित्र की, तो दत्त चित्र का मतलब होता है, अगर पूरे अर्थ की बात करें तो जिसने किसी विषय में मन लगा लिया हो, है ना। दत्त चित्र मतलब जिसने अपना किसी भी विषय में क्या लगा लिया हो, मन लगा लिया हो। अगर कुशाग्र बुद्धि की बात करें, जिसकी बुद्धि कुश के अग्र मतलब नोक की तरह कैसी होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए, उसको बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। पवन का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो अगर हम पवन का संधि विच्छेद करें तो होता है प धन अन। ठीक है, तो इसमें कोई विकल्प नहीं सही, एक भी विकल्प सही नहीं है। तो अगर यहाँ पे, अगर इसको यहाँ पर आ कर दें तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा, सी नंबर, है ना। अब ये पवन का प धन अन कैसे बना वो देख लीजिए। इसके अंदर जो होती है वो अयाद संधि होती है, और ये अयाद संधि किसका, स्वर संधि का भाग है। और आपसे कोई पूछे स्वर संधि कितनी होती है, तो स्वर संधि 5 होती हैं, तो इनमें से एक ये संधि है। तो स्वर संधि 5 कौन कौन सी होती है वो आप देख लो, अगर नहीं पता तो दीर्घ स्वर संधि आपने पढ़ा होगा ना, गुड़ स्वर संधि, है ना, वृद्ध स्वर संधि। ठीक है, फिर आपकी यड़ स्वर संधि, और होती है आपकी अयाद स्वर संधि, है ना। अयाद स्वर संधि में क्या होता है, ए आए, देखो एक तो ए आए, ओ और औ, ये 4 स्वर हैं, है ना। इन स्वरों के दूसरे स्वरों से मेल होता है, इन स्वरों के साथ किसी दूसरे स्वर का मेल होता है। तो देखो इन दोनों के साथ, अगर इसके साथ किसी का मेल हुआ, तो जैसे कोई अन्य स्वर इनको छोड़कर तो मेल हुआ, तो क्या बनाएंगे, तो बनाएंगे आय, ये बना देते हैं। अगर इस वाले के साथ तो आय बना देते हैं। अगर इसके साथ कोई अन्य स्वर का मेल हो गया, है ना, तो क्या बनाएंगे अब, और इसके साथ किसी अन्य स्वर का मेल हो गया तो बनाएंगे आप। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो देखो ये है ओ और ये है क्या, आ, है ना। ये देखो ओ के साथ कोई अन्य स्वर आया है, तो ये देखो इसमें अगर देखा जाए तो क्या बनाएगा ओ के साथ, ये अब, यही तो बनाएगा इस तरीके से। इसने अगर इस तरीके से ये बना दिया अब, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे नीचे देख लीजिए, अगर ना तो यहाँ पे देखो ये इन दोनों ने मिलकर बना दिया अब। इसके आगे ऑलरेडी क्या बचा था, प इस तरीके से, और यहाँ पे बचा था ना। ये आ इसके साथ, तो ये तो व्यंजन है अभी, तो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो पूरा रूप बना दिया, अक्षर का निर्माण कर लिया, और यह है व, है ना। ये बचा, ये रहा ना, तो क्या हो गया, पवन।
बन गया नहीं कि नहीं बन गया बताइए, ये बन गया। तो इसी तरीके से इसका विकल्प सही हो जाएगा सी। अब अगला प्रश्न देख, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें, साथ में हमारी वीडियो को शेयर अवश्य कर लें। अगर आप अच्छे PDF नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट, तो आप हैंड रिटन नोट्स आपको बहुत ही बेहतरीन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्राप्त हो जाएंगे, जो इसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उसको ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद आप हमें कमेंट करें, या आप इसी के मतलब जो वीडियो है क्लास जो चल रही है मॉडल पेपर टेस्ट, उसकी कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। तो देखते हैं प्रश्न है आपका, इत्यादि का संधि विच्छेद आपको बताना है। अब यहाँ पे संधि विच्छेद नहीं पूछा गया, अगर ऑप्शन से देखें तो यहाँ पे सिर्फ पूछी गई कि इसके अंदर इत्यादि में कौन सी संधि है, आपको ये बतानी है ना। तो इसके अंदर जो संधि है वो यड़ है या वृद्धि है या गुण है या दीर्घ है, तो इसके अंदर जो संधि है वो आपकी यड़ स्वर संधि है। ये सारे के सारे स्वर संधि के भाग हैं। स्वर संधि मैंने आपको बता दिया था कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं, यड़, वृद्धि, गुण, दीर्घ और बची अयादि संधि, ये आपकी 5वीं संधि होती है। तो उन्हीं में से इत्यादि किसका भाग है, यड़ स्वर संधि का भाग है। अगर हम बात करें इसके संधि विच्छेद की, तो जो ऊपर प्रश्न में दिया गया था, तो देख लेते हैं क्या है। अगर है इत्यादि, अब इत्यादि का अगर संधि विच्छेद करें तो बन के तैयार होगा इति धन आदि, ये बन के तैयार हुआ। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ से देखो कौन सा इसका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड या अक्षर क्या होगा, तो ये होगा आपका ई और यहाँ से आएगा आ। इन दोनों का जब मेल हुआ तो इसका निर्माण हुआ किसका, य का। इसका यहाँ पे क्या है आदि और आपका यहाँ पे क्या है ये, ठीक है। ये इसके साथ ये भी मतलब बिना स्वर के है, ये भी बिना स्वर के है ना। तो ये जब इसके साथ आया बिना स्वर के तो ये आधा माना जाता है, यह भी अभी आधा है, लेकिन यहाँ पे आ गया डंडे के साथ और यहाँ पे दी चढ़ गया तो बन गया इत्य आदि। ये इसका संधि विच्छेद से आकर आपका शब्द का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 6। नाक रगड़ने का अर्थ आपको बताना है। नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। नाक रगड़ना का मतलब होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका है 7। उन्मूलन का विलोम क्या है, आपको ये बताना है। उत्थान है, उत्कर्ष है, रोपण है या अवनति है। तो इसका जो सही हो जाएगा उन्मूलन का होता है रोपण। क्या होता है बच्चा विलोम, रोपण होता है उन्मूलन का। अगर आपसे उत्थान का विलोम पूछे तो आप उत्थान का विलोम तुरंत बताएंगे, क्या होता है बच्चा, पतन। क्या होता है, पतन। अगर आपसे उत्कर्ष शब्द है उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। क्या होता है बच्चा, अपकर्ष। अगर आपसे पूछे अवनति तो अवनति का हो जाएगा बच्चा उन्नति। क्या हो जाएगा विलोम, उन्नति। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 8। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, चरण काल की, आदिकाल की, वीर काल की, बीजोपन्न काल की। आपको ये बताना है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, बीजोपन्न काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कहा है। ठीक है, अब क्यों कहा है वो भी आप एक बार जान लीजिए। उनके अनुसार आदिकाल से हिंदी साहित्य का बोध हुआ है, इसीलिए उन्होंने इसे बीजोपन्न काल का नाम दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, अत सूदो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है, आपको ये बताना। आलम की, बोधा की, ठाकुर की या घनानंद की, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घनानंद, है ना। अगर आपसे ये पूछे कि जो घनानंद थे वो किस काल के कवि थे, तो आप बता सकते हैं वो रीत काल के कवि माने जाते हैं, है ना, या थे, रीत काल के कवि थे। ये घनानंद की क्या है, सूक्ति है। क्या है बच्चा, सूक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। शब्द है कालिंदी का पर्यायवाची आपको बताना है। सरस्वती का है, लक्ष्मी का है, गंगा का है या जमुना का है। तो ये इसका विकल्प सही है। जो कालिंदी है वो जमुना को कहा जाता है, ये जमुना का पर्यायवाची शब्द है। अगर अन्य की बात करें जमुना के, तो इसको कृष्णा भी कहा जाता है, इसको सूर्य सुता भी कहा जाता है इसको, है ना, जमुना, या इसको यमुना या यमुना भी कहा जाता है। जहाँ पे जमुना लिखा है तो इसको क्या कहा जाता है, यमुना भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं, बाबू श्याम सुंदर दास जी, देवेंद्र सत्यार्थी जी, हरवंश राय बच्चन जी को मानते हैं या जयशंकर प्रसाद जी को मानते हैं। तो इसका जो आंसर सही है वो आपके हैं हरवंश राय बच्चन जी, ना। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा, अच्छा इनको मानते किसको, हरवंश राय बच्चन जी को। तो इनकी जो आत्मकथा का नाम क्या था वो भी आप जान लीजिए। क्या आत्मकथा का नाम था, क्या भूलूं, क्या भूलूं, क्या याद करो, ये इनकी आत्मकथा थी पहली, और इसी को हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा कहा जाता है। किसकी थी वो, हरवंश राय बच्चन जी की। आगे देखते हैं, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, आपको ये बताना है। धर्मवीर भारती जी को, शमशेर
बहादुर जी को, रघुवीर शाह जी को या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को? आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर सही है, शमशेर बहादुर सिंह जी को कवियों का कवि कहा जाता है। अगर इनकी बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचना थी उसका नाम था दूसरा सप्तक, दूसरा सप्तक, और उसके अंदर 21 कविताएं थी। कौन कितनी कविताएं थी? 21 कविताएं थी। कुछ कविताएं इतने पास अपने हैं, ये भी अंदर थी। एक ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम आना। किस रचना की पंक्तियां? आपको बता, रचनाकार की, रचना की नहीं बच्चा, ये पूछा है रचनाकार की पंक्तियां। तुलसीदास जी की हैं, कबीरदास जी की हैं, केशवदास जी की हैं या सूरदास जी की हैं, आपको ये बताना है। तो ये जो पंक्ति हैं वो किसकी हैं? कबीरदास जी की हैं। कबीरदास जी की अगर देखें तो फेमस रचना है बीजक के अंदर क्या थी? बीजक, साखी, शबद और आपकी रमेनी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, चिंतामणि किसका नविन्द संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो इसका जो सही विकल्प है वो विकल्प नंबर सी सही है, रामचंद्र शुक्ल, है ना। अगर रामचंद्र शुक्ल की अन्य प्रमुख कुछ कृतियां या रचनाएं देखें तो उनकी है उत्साह, क्या है बच्चा? उत्साह। दूसरी देखें तो करुणा, क्या है? करुणा। अगर फिर देखें घृणा, क्या है? घृणा। अगर और देखें तो लोभ और प्रीति, प्रीति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, प्रेम सागर किसकी रचना है? आपको ये बताना है जो प्रेम सागर है वो किसकी रचना है? मुंशी सदासुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू सिंह, राम प्रसाद, निरंजनी। आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर सही है, लल्लू सिंह जी की। किसकी रचना है बच्चा? लल्लू सिंह जी की रचना है। इसकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो कितनी हैं? 14 रचनाएं हैं। उनमें से एक यही है प्रेम सागर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। ठीक है, कितने भेद हैं? 3। वो कौन कौन से हैं वो आप जान लीजिए। कौन कौन से हम नाम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। पहला है रूढ़ संज्ञा, ठीक है। दूसरा आपका है, आपको बताएं, यौगिक संज्ञा। तीसरा है योग रूढ़ संज्ञा। क्या है बच्चा? योग रूढ़ संज्ञा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यक्ष, संज्ञा, क्रिया या सर्वनाम। तो हिंदी के लिंग का निर्धारण क्रिया के आधार पर होता है। अगर इसको उदाहरण के द्वारा समझें तो लिखा वह जा रहा है, एक वाक्य लिखा। दूसरा लिखा वह जा रही है। तो आप ध्यान से देखें तो देखो ये है क्रिया, इसके अंदर जा रहा है, इसका मतलब पुल्लिंग की बात की जा रही है, किसी पुरुष की बात की जा रही है। जा रही है तो स्त्री की बात की जा रही है। तो यहाँ से किससे आपको पता चल रहा होगा कि क्रिया से लिंग निर्धारण हो रहा है। कारक कितने होते हैं आपको ये बताना है, 7, 8, 9 या 10। तो जो कारक चिन्ह होते हैं वो आपके 8 होते हैं। देखते हैं कारकों के नाम क्या हैं। सबसे पहला है आपका कर्ता, क्या होता है वाक्य के अंदर? कर्ता, फिर कर्म, फिर आपका करण, फिर होता है आपका संप्रदान। 4 आपके ऊपर हमने लिख दिए। फिर है आपका अपादान, अपादान के बाद होता है आपका संबंध, संबंध के बाद होता है अधिकरण, है ना। उसके बाद आपका होता है संबोधन, है ना। तो देखो ध्यान से देखें तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैंने 8 ही आपको बताए हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत। तो ये जो घा है इसका उच्चारण स्थान आपका कंठ है। क्यों? क्योंकि ये का वर्ग का हिस्सा है। वर्ग कितने होते हैं अगर व्यंजनों की बात करें तो 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, इसीलिए इनको वर्ग या स्पर्शीय व्यंजन भी कहते हैं। अगर हम सबसे पहले वर्ग की बात करें, अगर सबसे पहला वर्ग बात करें तो वो होता है आपका का। का के अंदर 5 वर्ण कौन से होते हैं? का, खा, गा, हाँ, या, है ना। उसके बाद आता है चा। तो चा के अंदर क्या क्या होता है? च होता है, छा, है ना, फिर ज, झा और या। ठीक है, उसके बाद आता है टा, फिर टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। फिर आपका होता है प, तो प, फ, ब, भ और म। ये देखो, ये इधर से भी 5 और ऐसे भी 5। समझ गए? पहला जो वर्ग है इसी का देखो कौन सा अक्षर है? ये घा, चौथा अक्षर है। इसीलिए पहला वाला जो वर्ग होता है उसका पूरा उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। दूसरे वाला का क्या है?
तालु है। अगर तीसरे वाले की बात करें टा वर्ग की तो वो क्या होता है, मूर्धा, है ना, जीभ से बोला जाता है। फिर त की बात करें तो ये दंत से बोला जाता है। और प वर्ग की बात करें तो वो होठ या ओष्ठ से बोला जाता है। अगर आपसे यहीं पे कोई ये पूछे कि बताइए भाई इसके अंदर सघोष वर्ड कौन से हैं और अघोष वर्ड कौन से हैं, तो ये शुरू वाले जो हैं वो कौन से हैं वर्ड, अघोष हैं, और बाद वाले ये तीनों वर्ड क्या कहलाएंगे, सघोष या घोष वर्ड कहलाएंगे। अगर आपसे ये पूछे कि कौन कौन से वर्ड अल्प प्राण हैं और कौन कौन से वर्ड कौन से हैं आपके महाप्राण हैं, तो देखो पहला, तीसरा और पांचवा, ये प्रत्येक वर्ग के ये वाले पहला और आपका तीसरा और आपका पांचवा, ये आपका क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण कहलाएंगे, अल्प प्राण कहलाएंगे। दूसरा ये वाला और आपका ये चौथा, ये आपके महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। शब्द छ वर्ण क्षेत्र वाला वर्ण किसके योग से बना है? तो व्यंजन जो होते हैं उनमें 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? आपका छ, फिर आपका त्र, है ना, फिर ज्ञ और फिर होता है श्र, यही ना। अब ये वाले का पूछा गया है प्रश्न में, इन चारों में से किसी में से पूछा लिया जाता है ना। तो इसमें अगर देखें तो ये किस किस का मेल है, तो देखो ये क, स और अ, इनका मेल है। तो देखो इसमें कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प नंबर ए, पहला ही वाला विकल्प इसमें सही है। आपको पहले वाले इस प्रश्न का आंसर मिल गया। लेकिन हम ये एक्स्ट्रा और जानकारी ले लेते हैं, अतिरिक्त जानकारी। अगर त्र की बात करें तो आपका त, र और अ से मिलकर बना है। ठीक है, अगर हम ज्ञ की बात करें तो ये किस किस से मिलकर बना है, तो आपका ज, ठीक है, फिर आपका यहाँ और आ से मिलकर बना है। अगर स्र की बात करें तो आपका ये बना है सीटी वाला सा, जिसे सजम वाला सा बोलते हैं, फिर र और फिर आपका बना है आ। इनसे मिलकर ये चारों वर्ड बने हैं। आपको ये जानकारी मिल गई। अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको ये बताना है कि इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कौन सी सही है ये आपके सामने लिखी है। तो इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर सी। अस्पृश्यता किस तरीके से लिखी जाती है, ये बी सी विकल्प की तरह लिखी जाती है, इस तरीके से नहीं लिखी जाती है। जो और भी विकल्प है ये तीनों विकल्प गलत है। शब्द है कवि का स्त्रीलिंग, आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, ये भी शुद्ध वर्तनी का ही उदाहरण कह सकते हैं। इसमें शुद्ध वर्तनी भी आपको पता चलेगी और आपको बताना है कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है कवित्री। पहले तो आपको ये बताना चाहिए, फिर कवित्री कैसा लिखा जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, ये इसका सही आंसर है। बाकी विकल्प 3 गलत है। तरड़ी, तरड़ी का आपको पर्यायवाची शब्द बताना था कि तरड़ी का पर्यायवाची क्या है। सूर्य, नौका, युवती या नदी, आपको ये बताना है। तो तरड़ी का जो पर्यायवाची शब्द है वो किसका है। तो तरड़ी जो है वो किसका, आपको सॉरी जल्दी से बताइए किसका है। नौका का पर्यायवाची है। किसका बच्चा, नौका का। नौका के अगर अन्य पर्यायवाची आप देखें तो हम क्या कह सकते हैं उसको, डोंगी, है ना। नौका को हम क्या कहेंगे, डोंगी, है ना, डोंगी, है ना। तरी भी बोलते हैं इसको, तरी, है ना। इसको बोलते हैं जलयान, है ना। इसको क्या, नाव भी कह सकते हैं ना। नौका को क्या बोलते हैं, नाव। समझ गए। चलो आगे देखते हैं। महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है, आपको ये बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, सही आंसर आपको टिक करना है। तो बताइए जल्दी से। तो आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। महत्व धन आकांक्षा से मिलकर बना है महत्वाकांक्षा। अगर आपसे ये पूछे कि देखो यहां से आया अ, यहां से निकला और यहां से निकला बड़ा, दोनों मिलके हो गया दीर्घ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि के मेल से बना। देखो यहाँ पे देखो बन गया, है ना, आ का निर्माण हुआ, तो यहाँ पे कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि। तो महत्व धन आकांक्षा इसका संधि विच्छेद है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, आपको ये बताना है। अकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसके अंदर क्या ना हो, कर्म ना हो, वो क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है ना। तो देखते हैं। शाम भात खाता है, मैंने उसे पुस्तक दी, ज्योति रोती है, उसकी कमीज है। आपको इनमें से सही विकल्प चुनना है। कौन सा सही विकल्प है आपको ये बताना है। अकर्मक क्रिया का अर्थ है बिना कर्म के जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। मैंने एक ही भाषा में आपको बता दिया। तो इसका जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी सही है। इसके अंदर कर्म नहीं है, कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। रोना अर्थात रोना क्रिया है, लेकिन कर्म का यहाँ पर अभाव है। अतः प्रयुक्त वाक्य में क्या है बच्चा, अकर्मक क्रिया है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, आपको ये पूछा। इसके अंदर कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है। प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या संबंध कारक, आपको सही आंसर बताना है। इसका क्या विकल्प सही है वो आपको बताना है। बताइए जल्दी। तो इसका सही विकल्प है सी। इसके अंदर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो वो निजवाचक सर्वनाम क्या है बताइए। मैं अपने आप
है ना, समझ रहे हो, अपने आप। तो इसके अंदर जो है ना निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? आपको ये बताना है। संकेतवाचक, कारणवाचक, परिणामवाचक या संबंधवाचक, आपको ये बताना है। तो 27 का सही आंसर आपको बताना है, तो इसका सही हो जाएगा कारणवाचक है ना। कौन सा आपका अव्यय का प्रयोग हुआ? अव्यय शब्द है इसके अंदर कारणवाचक। मैं कारणवाचक अव्यय है, इसमें मैं जो शब्द है वो क्या है? कारणवाचक है, क्योंकि संकेतवाचक में दो प्रकार के वाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैसे यदि राम जाएगा तो राधा आएगी, ऐसे वाक्यों को संकेतवाचक कारक इनके अंदर होता है। जो अव्यय संज्ञा के पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से बताता है उसे संबंध बोधक कहलाते हैं, जैसे अब तक, भर, बिना, बाद, द्वारा, लिए, अतिरिक्त, बजाय आदि। परिणामवाचक में माप तौल की वस्तुओं का प्रयोग होता है, जैसे बहुत, बहुतेरा, कुछ, सब, सारा, समूचा, थोड़ा, अधिक। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित वाक्य का वाच्य भेद विकल्पों में से चुनिए। सुमित से रोया जाता है, इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प चुनना है जो सही है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर सही है, क्या है बच्चा? बी विकल्प सही है। इसके अंदर क्या है? भाव वाच्य है, सुमित से रोया जाता है। मुझे इस रिक्त स्थान में भरना है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ सके। इसके अंदर क्या? खेद शब्द प्रयोग होगा, शोक होगा, दुख हो गया, दर्द होगा, आपको ये बताना है। तो इसके अंदर खेद शब्द का प्रयोग होगा। क्या होगा बच्चा? खेद। मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ सके। तो कौन सा सही है? ए विकल्प सही है। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 30। वर्तमान में खाली जगह, वर्तमान खाली जगह में भी महात्मा गांधी जी के विचारों का महत्व है। यहाँ व्यवस्था भरी जाएगी, संदर्भ भरा जाएगा, घटनाओं भरा जाएगा या परंपरा भरी जाएगी, आपको ये बताना है। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। इसके अंदर आपको ए विकल्प भरा जाएगा, व्यवस्था। तो वर्तमान व्यवस्था में भी गांधी जी के विचारों का महत्व है। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? आपको ये बताना है, 6, 7, 9 या 10। तो काव्य के अंदर 9 रस माने जाते हैं, इसीलिए इनको नव रस कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं वो आप अगर मैं लिख दूं या बोल, चलो मैं लिख दे रहा हूं। पहला है आपका श्रृंगार रस। अगर हम दूसरे रस की बात करें तो वो कौन सा है? आपका हास्य। तीसरे की बात करें तो करुण, है ना। चौथे की बात करें तो वीर। पांचवें की बात करें तो रौद्र। छठे की बात करें तो भयानक, है ना। सातवें की बात करें तो शांत। आठवें की बात करें विभत्स, और 9वें की बात करें तो अद्भुत। अद्भुत, ठीक है, ये हो गए 9 रस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 14, 16 या 18? आपको ये बताना है। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्राएं होती हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। चरण के अंत में क्या होता है? गुर होता है, हमेशा क्या होता है? गुर होता है। पीपर पात सरस मन डोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको ये बताना है। रूपक है, उपमा है, यमक है या श्लेष है? इस पंक्ति के अंदर आपको कौन सा अलंकार है ये बताना। तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। पीपर पात, तो देखो मैंने इससे पहले आपको बताया था सरिस शब्द जहां आ जाता है इस तरीके के, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है, या तुलना या समानता जैसे शब्दों का प्रयोग हो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।